चलो नाउ लेट्स सी बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स द स्टोरी ऑफ दैट इज क्षेत्रीय सीमांतों के परे कथक नृत्य की कहानी। ठीक है, जो क्षेत्रीय सीमांतें थे, बहुत ज़्यादा अलग अलग डिफरेंसेस थे विद बोलते हैं ना विद फ्रंटियर्स, विद क्षेत्रीय सीमाएं भी बनाई जाती थी, उसको परे रख के, उसको हटा के कथक नृत्य कैसे इवॉल्व हुआ। अब हम कथक की कहानी पढ़ रहे हैं। अभी इससे पहले हमने मलयालम पढ़ा था, मलयालम अब हम पढ़ने आ रहे हैं कथक। इफ heroic tradition can be found in different regions in different forms, the same is true of dance। ठीक है, यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूप से मिल सकती हैं, तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। ठीक है, नृत्य के विषय में भी यही सच है। नृत्य के विषय में बहुत सारी चीज़ें मिली। लेट्स लुक द हिस्ट्री ऑफ वन डांस फॉर्म। एक हिस्ट्री मिल रही है जिसकी कथक की मिल रही है। ठीक है, नाउ अब हम कथक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नाउ एसोसिएटेड विद सेवरल पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, associated North India, the term Kathak is derived from Katha, a word used in Sanskrit and other languages in story। ठीक है, जो कथक एक वर्ड था वो कौन से वर्ड से डिराइव हुआ? कथा वर्ड से हुआ। एक ऐसा वर्ड जो कि संस्कृत में यूज़ किया जाता है या अदर किसी भाषा में यूज़ करा जाता है। ठीक है, फॉर स्टोरी, कहानियों में। द कथक वर ओरिजिनली अ कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर इन द टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, अब ये जो स्टोरी टेलर्स होते हैं, जो पंडित में, जो मतलब पंडित नहीं बोल सकते हो आप, उनको बोल सकते हो आप जो कहानी सुनाने वाले होते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं उनको? जो कहानी सुनाने वाले होते हैं नॉर्थ इंडिया में, ये उनकी कास्ट है। ओरिजिनली ये उनकी कास्ट होती है। हु इम्ब्लिश्ड देयर परफॉर्मेंस विद जेस्चर्स एंड सॉन्ग्स। ये जो कथा कलाकार होते हैं, ये अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते हैं। ठीक है, इम्ब्लिश मीन्स अलंकृत किया करते हैं, बहुत ही ज़्यादा और अच्छा बनाते हैं। कथक बिगेन इवॉल्विंग। कब इवोल्यूशन हुआ? कब इवॉल्व हुआ? 15th and 16th सेंचुरी में इसका इवोल्यूशन हुआ। अब किसके साथ साथ हुआ? जब भक्ति मूवमेंट चलता आ रहा था। ठीक है, एट द टाइम ऑफ भक्ति मूवमेंट। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट कि जो भक्ति मूवमेंट है वो कौन से जो गुरु हैं उनसे रिलेट करता है? प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट्स। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो मुझे कमेंट में बताइए। द लेजेंड्स ऑफ राधा कृष्णा वर इनेक्टेड इन फोक प्लेस। जो लोक नृत्य हुआ करते थे उसमें राधा कृष्ण का एक्ट्स भी हुआ करते थे, जिसे कहा जाता था रासलीला। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या की जाती थी? रासलीला की जाती थी। अब इसमें रासलीला में किया जाता था? लोक नृत्य होता है, उस लोक नृत्य तो दिखाया जाता था, उसके साथ साथ जो कथक स्टोरी टेलर्स होते हैं उनका बेसिक जेस्चर मतलब स्टोरी टेलिंग भी वो करते थे। नृत्य के साथ साथ स्टोरी टेलिंग भी किया जाता था। अंडर द मुगल एम्परर एंड देयर नोबल्स कथक वॉज परफॉर्म इन द कोर्ट। ठीक है, मुगल बादशाह और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज्य दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। वेर इट एक्वायर्ड इट्स प्रेजेंट फीचर्स एंड डेवलप इनटू अ फॉर्म ऑफ डांस विद अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल। जहाँ इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। सब्सिक्वेंटली आगे चलकर इट डेवलप्ड इन टू ट्रेडिशंस। ठीक है, टू ट्रेडिशंस और घरानास। ठीक है, टू ट्रेडिशंस और घरानास में ये डेवलप हुआ, विकसित हुआ। वन इन द कोर्ट ऑफ राजस्थान। कहाँ पे हुआ? एक तो कोर्ट ऑफ राजस्थान में हुआ, दूसरा हुआ लखनऊ में। कहाँ पे हुआ? कोर्ट ऑफ राजस्थान एंड दूसरा हुआ लखनऊ में। फला फूला, फ्लोरिश हुआ, फला फूला। ठीक है, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ वाजिद अली खान। ठीक है, तो वाजिद जो थे वाजिद अली शाह, सॉरी वाजिद अली खान नहीं है, दैट इज वाजिद अली शाह के संरक्षण में ये ग्रो हुआ। एंड अब वाजिद अली शाह कौन थे? लास्ट नवाब ऑफ अवध के जो आखिरी नवाब थे ये वाजिद अली शाह। ठीक है, अब ये इनके टाइम पे जो कथक था वो बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हो आप, बहुत ही ज़्यादा प्रमुख कला रूप में उभरा, प्रमुख कला रूप। ठीक है, बाय द थर्ड क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी। अब जो थर्ड क्वार्टर की बात हो रही है 19th सेंचुरी, इट फॉर्मली इंटरेस्ट एज अ डांस फॉर्म नॉट ओनली इन दीज टू रीजन बट इन द एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश। ठीक है, अब क्या हुआ? 1850 से लेकर 1875 आप बोल सकते हो, इस दौरान पे जो नृत्य शैली थी, ठीक है, ये दो क्षेत्र में से मतलब दो क्षेत्र तक सीमित ना रह के बहुत सारे दूसरे क्षेत्रों तक भी पहुंच चुकी थी, जबकि जो कि था आज का पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तथा मध्य भाग में, मतलब बहुत सारे सराउंडिंग एरियाज में वो फैल चुका था। ठीक है, अब एम्फेसाइज वॉज लेड ऑन इंट्रिकेट एंड elaborate costumes as well as on the enacted of the story। तो ये क्या करता था? किस चीज़ में इसमें जो ज़्यादा जोर दिया जाता था? किस चीज़ में जोर दिया जाता था?
वो था उत्तम वेशभूषा, मतलब बहुत अच्छी से अच्छी वेशभूषा हुआ करती थी, ठीक है। द्रुतपद संचालन, मतलब जो फुटवर्क होता था इनका, जो पैरों से नृत्य होता था, उस पर बहुत ज़्यादा काम किया जाता था, तथा कहानियों में जो प्रस्तुतिकरण होता था, ठीक है, प्रस्तुतिकरण मतलब स्टोरीज क्या और ये क्या नहीं हो रही, इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था। Kathak, like several other cultural practice, was viewed with the disfavor of most British administrators in the 19th and 12th centuries. However, it survived and continued to perform by the Kurtians, was recognized as one of the 6 classical form of the dance in the country after independence. Most important again MCQs, that 6 क्लासिकल डांस फॉर्म आफ्टर 1947, ठीक है, स्टिल इट वॉज इवॉल्व लाइक दैट, मतलब इतना फेमस था कि लोग उसे जानते थे, ठीक है। अब क्या था, कथक वो था अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं नापसंद किया गया ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है। कब नापसंद किया गया, 19th and 20th सेंचुरी में, किंतु ठीक है फिर भी वह जीवित बचा रहा, उसने ऑटोमेटिकली सर्वाइव किया एंड कंटिन्यू टू बी परफॉर्म इन कर्टिसंस। अब उन्होंने क्या किया, जो जीवित बचा रहा तथा गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा, मतलब गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में वह 6 शासकीय नृत्य रूपों में से मान्यता मिल गई, ठीक है। तो क्लासिकल डांसेस की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। अब एक बार इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये देख लीजिए कि कुछ जगहों के डांस फॉर्म्स दिए, अदर डांस फॉर्म्स दैट आर रिकग्नाइज एज प्रेजेंट, कुछ डांस फॉर्म थे लाइक, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है प्लीज, हाँ लुक इट, भरतनाट्यम तमिलनाडु का डांस फॉर्म है, कथकली केरला, ओडिसी ओडिशा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी। अब देखो ओडिशा एंड मणिपुरी इजीली याद रह जाएगा, बट बाकी में आपको एम्फोसाइज करना पड़ेगा। एंड येस दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, इसमें मोस्ट ऑफली ये मैचअप्स में आ सकता है या आपको डायरेक्टली क्वेश्चन भी कर सकता है। करते पेंटिंग फॉर पैट्रन्स द ट्रेडिशन ऑफ नेचर, संरक्षकों के लिए चित्रकला, ठीक है, संरक्षक मतलब जो मेन हेड हुआ करते थे आप बोल सकते हैं, उनके लिए चित्रकला। एंड लघु चित्रों की परंपरा, ठीक है, लघु चित्र में छोटे छोटे जो सुंदर सुंदर चित्र होते हैं उसकी कलंका। अब एक फोटो यहाँ पे दिख रहा है इसको, अकबर रेस्टिंग ड्यूरिंग अ हंट एंड मुगल मिनिएचर। अब देखो यहाँ पे अकबर है वो जो कि रेस्ट कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ड्यूरिंग अ हंट मतलब हंट पे निकले, शिकार पे निकले, जिस टाइम पे अकबर रेस्ट कर रहा है, ठीक है। आप शायद से ये ही इज़ अकबर जो मिडिल में बैठे हैं। आप मुझे बताइए कि इसमें से आपको कौन सा अकबर लग रहा है, मुझे तो यही अकबर लग रहा है। नाउ लेट्स बिगिन द टॉपिक, हमारे टॉपिक की बात करते हैं। अनदर ट्रेडिशन दैट डेवलप्ड इन डिफरेंट वेज वाज दैट मिनिएचर पेंटिंग। उस टाइम पे एक और ट्रेडिशन सामने आया, पहले तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो था वो है कथक, ठीक है, दैट इज अ डांस फॉर्म, ठीक है। अब एक और ट्रेडिशन आया जो क्या था, मिनिएचर पेंटिंग्स का ट्रेडिशन। मिनिएचर क्या होता है, एज देयर वेरी नेम सजेस्ट एज स्मॉल साइज पेंटिंग, बहुत छोटी सी जो होती है, छोटे आकार की चित्र होती है, ठीक है। जनरली डन इन द वाटर कलर ऑन क्लोथ और पेपर, किसके द्वारा की जाती है, जो जल रंग होते हैं, मतलब वाटर कलर सभी के पास होते हैं, या तो उसी के थ्रू कागज़ पे की जाती है या कपड़े पे की जाती है। द अर्लीस्ट मिनिएचर वर अ पाम लीव्स और वुड, सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ दीज फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। अब क्या था, जो प्राचीनतम लघु चित्र थे वो ताल पत्रों तथा लकड़ियों की तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे, ठीक है। इनमें से वह सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे, ठीक है। अब जो उसमें से कुछ थे वो जैन धर्म के बारे में, मतलब जैन धर्म के बारे में बताने के लिए भी बनाए गए थे। द मुगल एम्परर्स अकबर, जहांगीर, शाहजहां पैटर्नाइज हाईली स्किल्ड पेंटर्स हु प्राइमरली इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स कंटेनिंग हिस्टोरिकल अकाउंट्स एंड पोएट्री। अब जो मुगल बादशाह थे अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की ही पांडुलिपियाँ चित्रित करते थे, ठीक है, पांडुलिपियाँ चित्रित करते थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखते थे। अब मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखने का रीज़न क्या था, मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखने का रीज़न ये था कि सो दैट फ्यूचर में लोग उन्हें ईजिली रिमेंबर करें। एंड आज हम मैन्युस्क्रिप्ट्स को एज अ सोर्स ऑफ, बोलते हैं ना, एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, मतलब ऐसी चीज़ जिससे हम हमारे पूर्वजों के बारे में जान पाएंगे, उसकी तरह यूज़ करते हैं। दीज वर जनरली पेंटेड इन ब्रिलियंट कलर्स, बहुत ही ज़्यादा अच्छे कलर्स से बनाई जाती थी। पोर्ट्रेट कोर्ट सीन्स, अब क्या क्या दिखाया जाता था इसमें, दरबार के दृश्य दिखाए जाते थे, सीन ऑफ बैटल, लड़ाई के दिखाए जाते थे, हंटिंग के, शिकार के भी दिखाए जाते थे, एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ, ठीक है। अब इसमें सोशल लाइफ जो पहलू, अदर जो बोलते हैं ना, सामाजिक जीवन के अन्य पहलू का भी चित्रण किया जाता था। दे वर ऑफन एक्सचेंज एज गिफ्ट्स एंड वर व्यूड ओनली बाय एन एक्सक्लूसिव फ्यू, द एम्परर एंड हिज क्लोज। अब ये जो पेंटिंग्स हो सकती थी, बोलते हैं ना, एक्सचेंज की करते थे। अब एक्सचेंज ऑब्वियसली कौन करेगी, बनवा हायर अथॉरिटीज़ रहे हैं तो एक्सचेंज भी यही करेंगे, एम्परर करेंगे एंड देयर क्लोज एसोसिएट्स करेंगे, ठीक है, या तो बादशाह करेंगे, उनके घनिष्ठ जो मित्र या वो सभी
करते हैं. विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर मैनी पेंटर्स मूव्ड आउट. जैसे जैसे मुगल जो साम्राज्य उसका पतन होता गया, जो अनेक बहुत सारे चित्रकार थे वो मुगल दरबार छोड़ के चले गए. ठीक है. टू द कोर्ट ऑफ इमर्जिंग रीजनल स्टेट. अब कहाँ गए, गए कहाँ, वो ऐसी जगह गए जहाँ पे बोलते हैं ना जो उभरने वाले क्षेत्रीय राजा थे उनके दरबारों में चले गए. इसके बारे में हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे, जो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं. एज अ रिजल्ट मुगल आर्टिस्ट टेस्ट इन्फ्लुएंस द रीजनल कोर्ट्स ऑफ द डेक्कन्स एंड द राजपूत कोर्ट्स ऑफ राजस्थान. अब क्या हुआ, परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राज्यों के राजपूती दरबारों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया. एट द सेम टाइम दे रिटेन एंड डेवलप देयर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित तथा उनका विकास भी एट द सेम टाइम किया. पोर्ट्रेट्स ऑफ रूलर्स एंड कोर्ट सीन्स केम टू बी पेंटेड. ठीक है. अब जो पोर्ट्रेट, जो रूलर्स के पोर्ट्रेट थे, जो रूलर्स की जो पेंटिंग्स हुआ करती थी या उनके कोर्ट सीन थे, वो भी पेंट होने लगे. फॉलोइंग द मुगल एम्पायर, मुगल एग्जाम्पल, जो मुगल करवाते थे वही दूसरे साम्राज्य भी करवाने लगे. बिसाइड्स थीम्स फॉर माइथोलॉजी एंड पोएट्री वर डिपिक्टेड एट द सेंटर सच एज मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा एंड किशनगढ़. अब क्या होता है, इसके साथ साथ जो मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ हैं, जैसे कि केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा. ठीक है. अब ये एट द सेम टाइम ये जो पेंटिंग वगैरह थी ये सब फॉलो करते रहते थे, मतलब इन्होंने इनको बंद नहीं किया. ठीक है. अनदर रीजन दैट अट्रैक्ट मिनिएचर पेंटिंग्स वॉज हिमालय. अब ये याद रखना कि मिनिएचर पेंटिंग कहाँ कहाँ पे स्टार्ट हुआ या कहाँ कहाँ पे इसका सेंटर था. ये थे मोस्टली ये राजस्थान के एरिया से, दैट इज़ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा एंड किशनगढ़. Another region that attracts miniature painting was the Himalaya foothills around the modern day states of हिमाचल प्रदेश. ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था जो कि आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी में था. हिमालय की तलहटी में था. तो यहाँ पे एक और मैं बता दे रही हूँ, इसको टिक कर लीजिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहा है कि मिनिएचर पेंटिंग्स थी, वो उसका सेंटर कहाँ पे था, मोस्टली राजस्थान में था, मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा एंड किशनगढ़. Now let's see, but in the late 17th century this region has developed a bold and intense style of miniature painting called बंसोली. ठीक है. 17वीं शताब्दी के बाद ये जो एरिया था, ठीक है, एक मिनिएचर पेंटिंग हुआ करती थी, कौन सी मिनिएचर पेंटिंग के नाम से मशहूर हुआ, दैट इज़ बसोली मिनिएचर पेंटिंग के नाम से मशहूर हुआ. ठीक है. द मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट टू बी पेंटेड हेयर वॉज भानुदत्तास रसमंजरी. ठीक है. नादिर शाह invasion and the conquest of Delhi in 1739 resulted in the migration of Mughal artists to the hills to escape the uncertainties of the plain. अब क्या हुआ, नादिर शाह का जो आना था, ठीक है, क्या हुआ 1739 में जो नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप जो मुगल कलाकार थे वो मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्र की ओर पलायन कर गए. ठीक है. दे फाउंड रेडी पैट्रन्स विच लेड टू फाउंडिंग एट दी Kangara schools of painting by the middle 18th century. In the Kangara artists developed a style which breathed a new spirit into miniature painting. The source of inspiration was Vaishnavic traditions, soft colors including cool blue greens. मतलब these are the kind of हो सकते हो कि पूरा उस टाइम पे जो भी था इसका जो evolution हुआ वो सब इसमें चला. तो I don't think this is that much important and we are coming to another one. That is a closer look of Bengal. अब बंगाल के बारे में बात हो रही है. ठीक है. ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज, जो बंगाली रीजनल लैंग्वेज थी उसका ग्रोथ कैसे हुआ. ठीक है. यहाँ पे था बंगाली का जो बंगाली की रीजनल लैंग्वेज थी उसका ग्रोथ कैसे हुआ. एज यू सॉ एन आउटसेट वी ऑफन फाउंड द आइडेंटिफाइड रीजन इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल. ठीक है. जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था कि हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ की निवासियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा के नाम से रख दिया करते थे. ठीक है. सो वी एज्यूम दैट पीपल इन बंगाल ऑलवेज स्पीक बंगाली. अब हमने ये मान लिया कि जो बंगाल के लोग थे वो बंगाली बोलते हैं. हाउएवर व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग इन दैट वाइल बंगाली इज़ नाउ रिकग्नाइज्ड एज लैंग्वेज डिराइव फ्रॉम संस्कृत. अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एक बंगाली है वो उसको रिकग्निशन मिल चुकी है. ठीक है. मान्यता मिल चुकी है. बट किस चीज़ में मान्यता मिली है कि एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि संस्कृत से निकली हुई है. ठीक है. संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है. अर्ली संस्कृत टेक्स्ट mid-first millennium BCE suggests that people of Bengal did not speak Sanskritic languages. However, then did the new language emerge? अब क्या था,
संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत की उपजी हुई भाषा नहीं बोलते थे, ठीक है, नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ, तो कैसे आई बंगाली? फ्रॉम द फोर्थ थर्ड सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन एरा, commercial ties began to develop between Bengal and Magad, which may have led to growing use of, I think, Bengal, ठीक है। अब क्या हुआ था, ईसा पूर्वी जो चौथी तीसरी शताब्दी थे उसमें बंगाल और जो मगध के बहुत ही ज़्यादा वाणिज्य संबंध स्थापित होने लगे थे, ठीक है। वाणिज्य, कमर्शियल मीन्स वहाँ से आदान प्रदान, चीज़ों का आदान प्रदान होना शुरू हो चुका था। अब वो आदान प्रदान से पहले आप ये देख लीजिए कि पेज फ्रॉम अ पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द अर्लीस्ट बंगाली रामायण। बंगाली रामायण है जो कि एक पाम लीफ के ऊपर लिखी हुई है, ये मैन्युस्क्रिप्ट से देखिए, किसी जगह से करप्ट भी हो चुकी है, देखो ये सब। द गुप्ता रूलर एस्टैब्लिश पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर नॉर्थ बंगाल एंड बेगन टू सेटल ब्राह्मणाज इन एरिया। अब जो गुप्ता रूलर थे, ठीक है, गुप्ता रूलर थे, उन्होंने जो चौथी शताब्दी, 4th सेंचुरी के दौरान क्या करा, उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया, ठीक है, राजनीतिक पॉलिटिकल कंट्रोल स्थापित कर लिया, और धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पे ब्राह्मण्स को लाना शुरू कर दिया, ठीक है, पॉलिटिकल कंट्रोल। दस द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस फ्रॉम द मिड गंगा वैली बिकम स्ट्रॉन्ग। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो भाषीय तथा सांस्कृतिक प्रभाव थे, लिंग्विस्टिक मतलब जो लैंग्वेज के आधार पर जो सांस्कृतिक प्रभाव थे, जो वो गंगा वैली के आसपास बहुत ही ज़्यादा पड़ने लगे। 7th सेंचुरी की बात आती है, चाइनीज ट्रैवलर्स वांग यांग ऑब्जर्व द लैंग्वेज रिलेटेड टू संस्कृत वर इन यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब चाइनीज़ जो ट्रैवलर था जो कि 7th सेंचुरी में भारत आया था, उसने यह ऑब्जर्व किया कि जो संस्कृत और उससे रिलेटेड लैंग्वेज थी वही बंगाल में बोली जाती थी, ठीक है, यूंग यांग ने। फ्रॉम द 8th सेंचुरी बंगाल बिकम द सेंटर ऑफ रीजनल किंगडम अंडर द पालास। अब 8th सेंचुरी में क्या हुआ, 8th सेंचुरी में क्या हुआ, जो बंगाल था 8वीं शताब्दी में जो बंगाल था वो एक क्षेत्रीय राज के तौर पर उद्भव हो गया, किसके द्वारा, पाल शासकों के द्वारा। 4वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, ठीक है, 14 से लेके 16 सेंचुरी तक। पालास कब तक चले, 14 to 16 सेंचुरी। बंगाल वॉज रूल्ड बाय सुल्तान हु वर इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलर्स इन दिल्ली, ठीक है, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। मतलब ये वह थे जिसमें जो दिल्ली के अंतर्गत नहीं आते, इनका अलग ही राज्य था। इन 1586 व्हेन अकबर कॉन्कर्ड बंगाल, 1586 में जब अकबर ने बंगाल को अपने अधीन ले लिया, इट फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ बंगाल सूबा। अब क्या किया, तो उसने जो उसको क्या मान लिया, एक सूबा मान लिया। वाइल पर्शियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उस टाइम पे कौन सी भाषा बोली जाती थी, पर्शियन बोली जाती थी, एंड बंगाली एज अ रीजनल लैंग्वेज डेवलप हुई, ठीक है। हाँ, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, प्लीज़ याद रखो कि ड्यूरिंग द एरा ऑफ अकबर बंगाल में कौन सी भाषा एडमिनिस्ट्रेटिव भाषा थी, दैट इज़ पर्शियन, एंड कौन सी रीजनल भाषा थी, दैट इज़ बंगाली। इनफैक्ट बाय द 15th सेंचुरी ऑफ बंगाली ग्रुप ऑफ dialects came to be united by a common literary language based on the spoken language of the western part of the region now known as Western Bengal, ठीक है। क्या हुआ था, जो 15 से 15वीं शताब्दी तक आते आते जो उपभाषा और बोलियां का बंगाली समूह एक समान साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया, एंड वो साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग को बोलचाल की भाषा बन गई थी, एंड जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, जबकि रीज़न ये है कि संस्कृत से ही डिराइव हुई है। इस पास थ्रू द सेवरल स्टेज ऑफ इवोल्यूशन, बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन, मतलब अलग अलग स्टेजेस से वो पास हुई है। ऑल्सो वाइड रेंज ऑफ नॉन संस्कृत वर्ड्स डिराइव फ्रॉम वेराइटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग ट्राइबल लैंग्वेजेस, पर्शियन, यूरोपियन लैंग्वेजेस हैव बिकम पार्ट ऑफ मॉडर्न बंगाली। अब इसके अलावा जो गैर सांस्कृतिक वर्ड थे वो एक विशाल संस्कृत भंडार जो जनजातीय भाषा, फारसी, यूरोपीय भाषा सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है तथा आधुनिक भाषा का ये एक हिस्सा बन चुका है। मॉडर्न बंगाली में ये लोग ट्राइबल लैंग्वेजेस को मिक्स कर देते हैं, पर्शियन को भी कर देते हैं, यूरोपियन लैंग्वेज को भी मिक्स करके मॉडर्न बंगाली बोलना शुरू कर देते हैं। अर्ली बंगाली लिटरेचर में भी डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि मॉडर्न बंगाली में कौन सी चीज़ें हैं, दैट इज़ ट्राइबल लैंग्वेजेस, पर्शियन, यूरोपियन लैंग्वेजेस। अब अर्लियर बंगाली के डिवीजन 2 कैटेगरीज में हुआ है, दैट इज़ इन डेप्थ ऑफ संस्कृत एंड अदर इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है। बंगाली के प्रभावी साहित्यों को 2 श्रेणियों में बांटेंगे, एक तो एक श्रेणी है और एक संस्कृति श्रेणी है, और दूसरी उसे स्वतंत्र है, अलग ही है। द फर्स्ट इंक्लूड्स अब पहली में जो क्या है, ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत एपिक्स। जो पहली में फर्स्ट में क्या किया गया है, जो संस्कृत महाकाव्यों का अनुवाद है, एंड द मंगल काव्य क्या होता है, दैट इज शाब्दिक अर्थों में
शुभ यानी मांगलिक कार्य जो स्थानीय देवी देवताओं के संबंधित होता है, ठीक है। मांगलिक कार्य, ऑस्पिशियस मीन्स मांगलिक कार्य जो कि स्थानीय लोकल देवी देवताओं के बारे में होता है। एंड द भक्ति लिटरेचर सच एज बायोग्राफीज ऑफ चैतन्य देवा एंड द लीडर ऑफ वैष्णव भक्ति मूवमेंट। अब ये जो वैष्णव भक्ति मूवमेंट, अगेन यू कैन गेट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एट द सेम टाइम आई एम हैविंग अ प्लेलिस्ट ऑल्सो, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में डाल दूँगी इफ़ यू वांट टू सी। अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा तो आप आई बटन नहीं ढूंढ पा रहे हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं ढूंढ पा रहे हो तो लास्ट में तो मिल ही जाएगा, ठीक है ना। सेकंड इंक्लूड्स नाथ लिटरेचर। अब जो पहला था उसमें क्या था, संस्कृत एपिक्स के बारे में ट्रांसलेशन थे। अब जो सेकंड है उसमें नाथ लिटरेचर के बारे में पूरा दिया गया है। नाथ लिटरेचर सच एज सॉन्ग ऑफ मयानामती एंड गोपीचंद्र, स्टोरीज कंसर्निंग द वर्शिप ऑफ धर्मा ठाकुर। अब यहाँ पे एक अलग ही भगवान की बात आई थी जिसमें किसकी पूजा की जाती थी, धर्मा ठाकुर की। एंड फेरी टेल्स एंड फोक टेल्स एंड बल्लद। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है जैसे मैनामती, गोपीचंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परिकथाएँ, लोककथाएँ और गाथा गीत, ये सब उस चीज़ में दिया जाता है। होप यू आर गेटिंग अप टू हियर, समझ आ रहा है। अब एक चीज़ देख लेते हैं, आप देख लेते हैं हु इज़ धर्मा ठाकुर। धर्मा ठाकुर थे कौन? द नाथ वर ascetics who engaged in the variety of yoga practices. The particular song often enacted describe how Mayanmati, a queen, encouraged her son Gopichandra to adopt the path of asceticism in the face of variety of obstacles. Dharma Thakur is a popular regional deity often worshipped in the form of stone and piece of. इसलिए हमें पता चलता है कि धर्मा ठाकुर एक ऐसी क्षेत्रीय लोकप्रिय देवता थे जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती थी।